Dear students, welcome to the series Current Affairs Online with Amit. If you haven't subscribed this channel till yet, then please do subscribe and share with your friends and relatives. Let's start the topic. The first topic is from international relations. Okay, post Brexit trade deal. सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्रेग्जिट क्या होता है एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन और इफ़ यू आर ए स्टूडेंट देन इट इज़ ऑब्वियस दैट यू शुड नो इट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये पहले से पता तो होना ही चाहिए कि ब्रेग्जिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ब्रेग्जिट का मतलब होता है एग्जिट ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, एग्जिट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन प्लस एग्जिट इज कॉल्ड ब्रेग्जिट। ठीक है, अब ब्रिटेन कहाँ से एग्जिट कर रहा है तो आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में एक संगठन है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोप के 27 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। पहले तो 28 थे लेकिन अब एग्जिट कौन कर रहा है? ब्रिटेन एग्जिट कर रहा है। दैट्स वाई अब कितने बचे? 27। तो यूरोप के 27 कंट्रीज का ये यूनियन है जो अपने आप में जस्ट यही समझ लो कि जैसे इंडिया के सारे स्टेट्स हैं। अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हो इजीली तो समझो ऐसे कि इंडिया है, उसके 28 स्टेट्स हैं और 7-8 यूनियन टेरिटोरीज हैं। ठीक है, कुछ यूनियन टेरिटोरीज है और 28 स्टेट्स हैं। ये सब मिल करके पूरा इंडिया बना के जिस तरह से रहते हैं, यूरोपियन यूनियन का गोल यही है कि एक दिन हम सब ये 27 या 28 जो भी है, हम सब मिल करके एक हो जाएंगे और जैसे हम लोग रह रहे हैं, सारे स्टेट्स हमारे अलग अलग हैं, ठीक उसी तरह यूरोपियन यूनियन के देश अपने आप में स्टेट्स की तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यूरोपियन यूनियन का एक देश की कार है और यूरोपियन यूनियन वाला टैग उस नंबर में लगा हुआ है उसके, ठीक है ना, तो वो कार लेकर उस यूनियन में वो कहीं भी फ्रीली रोम कर सकता है। कोई भी बॉर्डर पर किसी तरह का चेक पॉइंट उसको नहीं मिलेगा। अब मिलेगा भी तो वो बस फॉर्मल होगा, कैजुअल होगा और इजीली वहाँ से उसको जाने दिया जाएगा अंदर। तो किसी भी दो देश के बीच में इतना खुलापन कभी भी नहीं होता है, इतना खुला बॉर्डर कभी नहीं होता है जितना यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देशों के बीच है। तो ये इस तरह का यूनियन है। इस यूनियन का अपना पार्लियामेंट है, 1993 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसका अपना पार्लियामेंट है, इसका अपना करेंसी तक है अभी। तो बहुत ही सक्सेसफुली ये चला है। और इवन 2008 में तो ऐसा लगता था कि जैसे यूरो जो है ना, यूरो एक करेंसी है, यूरोपियन यूनियन इसको रेगुलेट करता है, यूरोपियन यूनियन का अपना पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन कमीशन है और ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहा है। इवन 2012 में इसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, याद रखना 2012 में इसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था ये। और 2008-9 में तो ऐसा लग रहा था कि डॉलर के बाद, आप सबको पता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो यूएस डॉलर में होता है। सबको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। तो 2008-9 में ऐसा लग रहा था कि यूरो जो है, यूरो कुछ इस तरह से लिखा जाता है ना, हाँ, तो यूरो जो है वो डॉलर को रिप्लेस कर देगा। ऐसा लग रहा था कि डॉलर को अब रिप्लेस करके इंटरनेशनल मार्केट में यूरोपियन यूनियन ही चलाया जाएगा। अब टाइम आ गया है वैसा। तो बहुत लोग इसका कयास लगा रहे थे, इतना सक्सेसफुल हो गया था ये सब कुछ। लेकिन चलो कुछ और हो गया, हाउसिंग क्राइसिस आ गया या जो भी हुआ, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैंने दे दिया। अब उसमें यूरोपियन यूनियन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ब्रिटेन ने कहा कि मैं यहाँ से अब एग्जिट करूँगा। ये बात है करीब 1-1.5 साल पुरानी, 1.5 साल नहीं, 2-2.5 साल पुरानी बात है कि ब्रिटेन ने कहा कि मैं यहाँ से अब एग्जिट करूँगा, मैं नहीं रहूँगा आपके साथ। यूरोपियन यूनियन को उसने कहा। तो फिर ऐसा क्यों कहा होगा ब्रिटेन ने? देखो, ब्रिटेन एक, अगर यूरोपियन यूनियन को आप देखें तो उसके मैक्सिमम कंट्रीज के कंपैरिजन में ब्रिटेन एक बिगर इकोनॉमी है। ठीक है, यूके एक बिगर इकोनॉमी है और वो चाहता है, देखो एक बात जान लो कि जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाएगा तो फिर वो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट तय करेगा कि जो उसका मेंबर है वो बाहर के कंट्री के साथ किस तरह का ट्रेड रिलेशन रख सकता है। ठीक है ना, तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाने से यूके को लग रहा था कि हमें बहुत घाटा है, हम ऑस्ट्रेलिया से फुल्ली ट्रेड नहीं कर पाते, इंडिया से किसी तरह का ट्रेड डील नहीं कर पाते हैं। यूरोपियन यूनियन में भी कुछ कंट्री हैं जो हमारे देश में आकर
अच्छा खासा व्यापार कर लेते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में कंट्री 1 है, कोई कंट्री 2 है, तो इसके बीच में पीपल, गुड्स, इन सब चीज़ों का आना जाना एकदम फ्री है, किसी तरह का टैरिफ नहीं लग सकता इन दोनों के बीच में। तो इसमें ब्रिटेन को बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि उसे लगता था कि यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज आकर उसके बाउंड्री के भीतर घुसकर जितना सामान बेच लेते हैं, जितना मुनाफा कमा लेते हैं, ब्रिटेन को उतना फ़ायदा यूरोपियन यूनियन से नहीं हो रहा है। ब्रिटेन जाकर के यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में उतना नहीं बेच पा रहा है, और उल्टे वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे मार्केट से, चाइना जैसे मार्केट से ठीक से डील नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसको लगा कि हमें जल्दी से यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए, एंड द प्रोसेस ऑफ लीविंग द यूरोपियन यूनियन इज कॉल्ड ब्रेग्जिट। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि ब्रेग्जिट को यूके छोड़ रहा है, और 2300 आवर्स 31 दिसंबर से के बाद से जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेगा। यानी कि रात के 11 बजे 31 दिसंबर के बाद से यूके यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं रहेगा, ऑफिशियली वो एग्जिट कर जाएगा। यूके को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो जो चाह रहा था उसने किया। उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, वहाँ हमें नहीं जाना है। ठीक है, मुझे पता है कि आपको पता है कि वहाँ पर यूके में भी लोग बहुत ज़्यादा अब इसको लेकर के सेंसिटिव हो गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं, 50% से ज़्यादा लोग कहने लगे हैं कि ब्रेग्जिट नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। खैर जो भी हो, ओके, मुझे लगता है कि अब जो मामला है वो आपको समझ में आ गया है, इसलिए मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, रिसेंटली यूके एंड द यूरोपियन यूनियन, हाँ एक बात और है कि पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड डील का क्या मतलब है, चलो वही पढ़ लेते हैं। Recently, UK and the European Union have published the full text of the post-Brexit trade agreement aimed at governing their relationship when the UK definitively leaves the bloc's single market on 31st December 2020। तो अभी तुरंत मैंने बताया है कि 11 बजे रात के 11 बजे 31 दिसंबर 2020 के बाद यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं रहेगा यूके। इस तरह का एक डील हो चुका है यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत पुराना ये मेंबर रहा है यूके, और यूके बहुत ही वाइटल मेंबर रहा है। ऐसी स्थिति में वो अचानक से निकलेगा तो बहुत सारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ सकता है। इवन यूके के भी कंपनी ने, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी, ठीक है यूके को नुकसान हो रहा था, लेकिन यूके की भी बहुत सारी कंपनियां थी जो अपना बिजनेस बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में इस्टेब्लिश कर चुका था। तो फिर उसका क्या होगा? और जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने यूके में आकर के अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया था, इन्वेस्टमेंट कर लिया था, उसका क्या होगा? तो एक पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड डील होना एकदम मैंडेटरी था दोनों के बीच में, कि उन सब का क्या हो, तो एक फेयर रिलेशन दोनों के बीच में बन पाए, इस तरह का एक डील होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है ना? तो वो डॉक्यूमेंट पर साइन हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट पब्लिश भी हो चुका है। द डॉक्यूमेंट लेज आउट डिटेल्स ऑन ट्रेड लॉ इन्फोर्समेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट अमॉन्ग अदर अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो वो जिस पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें ट्रेड का डिटेल है कि अब आने वाले दिनों में ट्रेड कैसा होगा, लॉ इन्फोर्समेंट किस तरह से करेंगे। कोई भी लॉ, जैसे पहले तो था कि ठीक है यूरोपियन यूनियन का अपना कोर्ट है, यूरोपियन यूनियन का अपना पार्लियामेंट है, उसका बनाया हुआ लॉ है, अब कौन सा लॉ हम लोग मानेंगे? ठीक है ना, दो देश के बीच में आर्बिट्रेशन कौन करेगा? तो इन सब चीज़ों का पूरा ब्यौरा उस एग्रीमेंट में है। ओके, ये मैंने कह दिया है कि एट 2300 आवर्स ऑन December 31 यूके विल लीव द EU सिंगल मार्केट एंड कस्टम्स यूनियन, द EU पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। द डील इंश्योर्स द टू साइड्स कैन कंटिन्यू टू ट्रेड विद गुड्स विदाउट टैरिफ्स और कोटाज। देखो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जान लो, यूरोपियन यूनियन शायद पहली बार किसी कंट्री के साथ क्या कर रहा है, तो FTA कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। यानी कि ब्रिटेन और EU के बीच में, क्योंकि अभी तुरंत सब कुछ खत्म कर देना इतना आसान नहीं होता है, तो कुछ दिनों के लिए, अभी 5 साल तक का ये रखा गया है एक टर्म, कि करीब 5 साल तक जो ट्रेड है, वो गुड्स का जो ट्रेड है वो विदाउट टैरिफ और कोटाज होना चाहिए। गुड्स के ट्रेड पर, चाहे ब्रिटेन EU में जाकर अपना सामान बेचे या फिर EU ब्रिटेन में जाकर अपना सामान बेचे, वहाँ पर विदाउट टैरिफ एंड कोटाज अभी 5 साल और चलना चाहिए। इस तरह का सहमति दोनों के बीच में बना है। बट डिस्पाइट द ब्रेक थ्रू, की एस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर रिलेशनशिप बिटवीन द 27 नेशन ब्लॉक एंड इट्स फॉर्मर मेंबर रिमेन अनसर्टेन।
लेकिन अभी भी कुछ सर्टेन नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये कहा गया है कि अभी हम कंटिन्यू करेंगे, ओके, विदाउट टैरिफ्स और कोटाज। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसको देखते चलते हैं। और हमारे एग्ज़ाम में क्या इसके लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो देखो क्वेश्चन तो आजकल जिस तरह से आ रहा है कुछ भी हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, बस हमें पढ़ लेना चाहिए। The 11-month transition period during which the UK and the European Union were supposed to negotiate the nature of their post-Brexit economic relationship will come to an end on December 31। तो 11 मंथ का ये ट्रांजिशन पीरियड था, जब सब कुछ तय हो गया और ब्रिटेन में भी रेफरेंडम हो गया, लोगों ने वोट दिया ब्रेग्जिट के फेवर में, शायद 51% वोट आया था ब्रेग्जिट के फेवर में। तो जब ये तय हो गया कि हाँ ब्रेग्जिट होना तय है, तो फिर यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बीच 11 मंथ का ट्रांजिशन पीरियड रहा, जिसमें कि यूके और यूरोपियन यूनियन को ऐसा माना जा रहा था कि वो अपने पोस्ट ब्रेग्जिट इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ये तय कर लेंगे कि ब्रेग्जिट के बाद कैसा रिलेशनशिप उनका रहेगा। और वो 11 महीना दिसंबर 31 में कंप्लीट हो रहा है। जस्ट डेज बिफोर दिस पीरियड एंड्स, द टू साइड्स स्ट्रक अ trade and cooperation deal which affect the relationship between the two parties in the years to come after months of negotiations। तो ये अच्छा नहीं हुआ है, कुछ इस तरह का बात यहाँ पर हमने डिस्कस कर रहे हैं कि लगभग जो ट्रेड एंड कोऑपरेशन का डील था वो कंप्लीट होने ही वाला था, कि दोनों के बीच फिर कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी और उसको वहीं पर स्ट्रक कर दिया गया, आगे फिर बात ना बन पाई, किसी एक अच्छे डील पर नहीं पहुंच पाए। तो ये जो हुआ है, ये जो कोऑपरेशन डील फेल हुआ है, स्ट्रक हुआ है, तो इट विल अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज इन द ईयर्स टू कम आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। तो समय भी बहुत सारा लग गया, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग डील हम लोग देख पाते हैं कि स्ट्रॉन्ग किसी तरह का डिसीजन पर या डील पर, एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाया है यूरोपियन यूनियन और यूके। दिस इज द crux of the story। Even so, the deal is not yet law and needs to be ratified by the parliaments of the UK and EU, a process which will likely take a few more weeks। तो एक तो डील उतना स्ट्रांगली नहीं हो पाया, फिर जो डील हुआ है, वो जो डील अभी जितना फाइनलाइज हुआ है, उससे भी फिर दोनों के पार्लियामेंट में रेटिफाई किया जाना है। देखो आपको पता होना चाहिए कि एक अगर इंडिया जाता है किसी दूसरे कंट्री में, सपोज ऑस्ट्रेलिया गया है इंडिया, तो फिर दोनों के बीच में डील होता है। तो क्या वो डील इंडिया ने जो भी साइन कर दिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ, क्या वो सब कुछ वैलिड हो जाएगा, उस दिन से चालू हो जाएगा? नहीं, वो जो भी एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को लेकर फिर दोनों गवर्नमेंट अपने अपने संसद में जाते हैं, अपने अपने जो भी उनका अथॉरिटी है वहाँ जाते हैं और वहाँ से उस डील को ऑथोराइज कराते हैं। दैट इज कॉल्ड रैटिफिकेशन, ठीक है। तो वहाँ से रेटिफाई होता है, जैसे इंडिया के गवर्नमेंट आएंगे अपने पार्लियामेंट में उस डील को लेकर के आएंगे, यहाँ पार्लियामेंट में उस पर मोहर लगेगा कि हाँ ये डील अच्छा है, इंडिया के फेवर में है, इसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ऑब्लिगेशन है तो फिर तब वहाँ पर लफड़ा लग सकता है। तो लफड़ा मतलब समझते होगे, ठीक है। Until the agreement is formally approved and signed, it will be applicable on a provisional basis, ठीक है। तो when UK was the member, अब देखो what will change from January 1 onward। क्वेश्चन ये आता है, बहुत लोग सोचते होंगे कि सर ऐसा क्या बदल जाएगा जनवरी 1 से, यूके कट के अलग तो नहीं हो जाएगा? यूके का जो इंग्लैंड का जो अपना आइलैंड है वो यूरोप से दूर तो नहीं चला जाएगा? देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक चार्टर पर साइन हुआ है, पहले सब मिल करके एक यूनियन बना कर थे, अब यूके उस यूनियन का मेंबर नहीं रहेगा। व्हेन यूके वाज ए मेंबर ऑफ द ईयू, यूकेज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। तो जब यूके ईयू का मेंबर था, और ईयू जो है यूरोपियन यूनियन, ये यूके का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, इट कुड नॉट होल्ड trade negotiations with countries such as the US and Australia or India, but now it will be able to set its own trade policy। तो यूके को इस बात का हमेशा मलाल रहता था कि कभी भी वो अपना खुद का ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर पाता है। वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर था और यूरोपियन यूनियन जो सेट कर देता था अपने सारे कंट्रीज के लिए, उसी में यूके को भी रहना पड़ता था। वो सेपरेटली ट्रेड डील नहीं कर पाता था। एक सोवरेन नेशन को ये बात खलेगी
एज ए इंडियन हम इस बात को समझ सकते हैं। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विच इज a free trade agreement, the UK and EU have agreed to a 100% tariff liberalization, which means that there will be no tariffs, no quotas on goods that move between the UK and EU। देखो ऐसा है कि जब UK इसका मेंबर था, EU का मेंबर था, उस समय UK और EU के बीच में गुड्स, पीपल या लॉजिस्टिक्स किसी भी तरह का आवागमन, आना जाना बहुत इजीली होता था। देयर वाज नथिंग प्रॉब्लमेटिक विथ इट। ठीक है, कुछ भी आराम से आ जा सकता था। अब अचानक से यूके ईयू को छोड़ रहा है, तो अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि अभी हम आपके गुड्स को, ठीक है, 100% टैरिफ लिबरलाइजेशन फॉर गुड्स, ऑन गुड्स, ठीक है, नो टैरिफ, नो कोटाज ऑन गुड्स। पीपल पर नहीं, पीपल पर अब वो वीज़ा लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से सब कुछ अफेक्टेड हो रहा है। जो ट्रेड वहाँ कर रहे होंगे वो अफेक्टेड होंगे, नो डाउट। तो अब देखो लेवल प्लेइंग फील्ड। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आज एग्रीमेंट हो रहा है, आज ब्रिटेन छोड़ रहा है ईयू को, तो फिर डील में क्या क्या ज़रूरी है दोनों के लिए, यूके के लिए क्या ज़रूरी है और ईयू के लिए क्या ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यूके बिल्कुल एकदम अचानक से छोड़कर चले जाएगा, कोई डील नहीं करेगा तो यूके को कोई नुकसान नहीं होगा। यूके को भी नुकसान होगा, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट ईयू वाज इट्स ग्रेटेस्ट पार्टनर या फिर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ईयू यूके का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था अब तक। तो अगर यूके छोड़कर जाता है ईयू को अचानक से बिना कोई ट्रेड डील का, तो यूके को भी प्रॉब्लम होगा, ईयू को तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि 27 नेशन का बहुत बड़ा इकोनॉमी यूके से चलता था। तो उसको समझेंगे ठीक से कि दोनों के लिए क्या क्या ज़रूरी है। दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर काम करें। ठीक है, दोनों एक दूसरे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे, दोनों एक दूसरे को सांस लेने का मौका दे। ठीक है, इट इसेंशियली मीन्स दैट इन ऑर्डर टू ट्रेड विद ईयूज सिंगल मार्केट, द यूके विल हैव टू फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू इंश्योर दैट इट डज नॉट हैव एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द ईयू बिजनेस। ठीक है, तो यूके को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसा कि वो छोड़कर जा रहा है तो कहीं से भी वो अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश ना करे ईयू बिजनेसेस से। बहुत सारे ईयू बिजनेसमैन होंगे, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे जो 20 सालों के लिए यूके आकर अपना फैक्ट्री सेटअप करके रहे होंगे। तो यूके को भी चाहिए कि जो प्री ब्रेग्जिट का सिनेरियो था उसके अकॉर्डिंग उन बिजनेसेस को ज़्यादा हैम्पर ना किया जाए, उससे ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज ना लिया जाए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम दोनों तरफ होगा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों एक दूसरे को ऑफर करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। रूल्स ऑफ गवर्नेंस, दीज विल डिक्टेट हाउ एनी डील इज इन्फोर्स्ड एज वेल एज पेनल्टीज दैट विल बी इम्पोज्ड इफ वन पार्टी वायलेट्स द टर्म ऑफ ए म्यूचुअली अप्रूव्ड गवर्नमेंट। तो ये भी तय होना चाहिए कि डील जो भी हुआ है वो कैसे इन्फोर्स होगा, और किसी भी तरह का वायलेशन किसी भी एक पार्टी के द्वारा होता है तो पेनल्टीज क्या क्या होंगे और कैसे वो पेनल्टी लगाया जाएगा, वो सारी बातें भी क्लियर होनी चाहिए। और फिशिंग राइट्स तो अभी देना ही चाहिए, बिकॉज फिशिंग इतना जल्दी फिशिंग भी नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कहा जा रहा है कि यूके अभी 5 सालों के लिए, 5 ईयर्स ट्रांजिशन पीरियड के लिए अपने शोर लाइन से 6 माइल्स की बॉर्डर के तक जो है यूके का वाटर में ईयू के फ्लीट्स फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कि अगर ब्रिटेन का बॉर्डर ये है तो यहाँ से 6 माइल्स तक ब्रिटेन किसी को आने नहीं देगा। इसके बाद का वाटर पूरा का पूरा ईयू आकर यूज कर सकता है, यूरोपियन यूनियन आकर के यूज कर सकता है। लेकिन 5 साल के बाद जो इंटरनेशनल एक लॉ होता है कि बॉर्डर से 200 किलोमीटर तक हमारा है, तो वो फिर वो यूके नहीं छोड़ने वाला है। तब 5 सालों के बाद यूके 200 किलोमीटर तक अपना पूरा सर्विलांस रखेगा और किसी को एंटर होने नहीं देगा। लेकिन अभी 5 सालों तक ये ट्रांजिशन पीरियड में ये ऑफर ब्रिटेन की तरफ से ईयू को दिया गया है। ठीक है, डिस्पाइट द डील देयर आर स्टिल अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट ह्यूज एरियाज इंक्लूडिंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड एक्सेस टू द ईयू मार्केट्स फॉर ब्रिटेन ह्यूज फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन कमीशन हैज प्रपोज्ड द एग्रीमेंट बी अप्लाइड ऑन ए प्रोविजनल बेसिस अंटिल 28 फरवरी 2021। तो यूरोपियन यूनियन कमीशन या यूरोपियन कमीशन ने कहा है
कि ये जो भी कुछ डील है उसको एक प्रोविजनल बेसिस पर लागू किया जाएगा 28 फरवरी 2021 तक, और उसके बाद इसे फॉर्मली लागू कर दिया जाएगा। और यूरोपियन कमीशन क्या है, तो इट इज़ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ ईयू, इट इज़ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ ईयू, ठीक है, यूरोपियन कमीशन, विच ब्रिंग्स टुगेदर द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ऑल 27 मेंबर स्टेट्स, ठीक है, पहले 28 था, अब 27 कहते हैं। द यूरोपियन पार्लियामेंट विल बी आस्क्ड फॉर इट्स कंसेंट टू द डील्स इन 2021 एंड फॉर द प्रोसेस टू बी कंक्लूडेड द ईसी मस्ट अडॉप्ट द डिसीजन। तो जो भी प्रोसेस अभी चालू हुआ है ब्रेग्जिट का, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको कंक्लूड करने के लिए जो यूरोपियन कमीशन है उसे ये पूरा का पूरा जो भी डील हुआ है उसे अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। यूरोपियन पार्लियामेंट को भी कंसेंट के लिए पूछा जाएगा। तो ये सारी बातें पहले ही मैंने कर लिया है कि पार्लियामेंट से रजामंदी होना तो बहुत ही मस्ट होता है भाई, कि कोई भी कंट्री एग्रीमेंट करे कहीं भी जाकर, तो फिर आकर उसे अपने पार्लियामेंट में उसे पार्लियामेंट से एक्सेस लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक डेमोक्रेसी में ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अब इंडिया के लिए क्या है भाई, इंडिया के लिए यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है। इंडिया हैड लॉट ऑफ कंटेंशियस इश्यूज विद वाइल नेगोशिएटिंग एफटीए विद द ईयू। इंडिया जो है ईयू के साथ एफटीए नेगोशिएट करने में बहुत सारा इशू आता है इंडिया के साथ, ठीक है ना। तो वो क्या आता है बाद में कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमें पीडीएस सिस्टम है, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फ्री में जो अनाज देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल बांटते हैं, इससे यूरोप को बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ नहीं करना चाहता है, ठीक है, ना करे। However, after Brexit, the UK could have a different stand on those issues, so India should continue pursuing FTA talks। तो हो सकता है EU को इंडिया के जिन बातों से प्रॉब्लम था, EU को इंडिया के सब्सिडी से प्रॉब्लम था, EU को इंडिया के MSP से प्रॉब्लम था, EU को इंडिया के PDS सिस्टम से प्रॉब्लम था, हो सकता है यूके को इंडिया के इन सारे प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो फिर इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए कि यूके के साथ वो एफटीए टॉक करे, क्योंकि यूके अगर इंडिया का एक ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है, एफटीए अगर यूके के साथ हो जाता है तो हमें बहुत लाभ होगा, उसमें हमें बहुत फायदा होने वाला है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमीशन AEPC held that India UK FTA would help in removing the customs duty disadvantages faced by domestic buyers in Britain, ठीक है। तो इसको देख लेना अच्छे से। और नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, गवर्नर्स रोल इन कॉलिंग एन असेंबली सेशन। तो आपको पता है कि हर स्टेट का अपना एक असेंबली होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जहाँ पर सारे लेजिस्लेचर सारे MLA आकर बैठते हैं। और गवर्नर जो होता है किसी भी स्टेट में, गवर्नर का रोल वही होता है जो एक प्रेसिडेंट का होता है सेंटर में। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ गवर्नर इज समव्हाट आइडेंटिकल टू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो गवर्नर का काम होता है कि वो असेंबली को कॉल करे, लेकिन उसमें उसके क्या क्या पावर्स हैं उसी के ऊपर ये पूरा सेशन है। करंट अफेयर्स में इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि रिसेंटली द केरला गवर्नर हैज टर्न्ड डाउन अ रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट टू समन अ स्पेशल सिटिंग ऑफ द असेंबली टू डिबेट न्यू 3 सेंट्रल फार्म लॉज। तो केरल के गवर्नर हैं, कौन है आप थोड़ा हमें नाम बता दीजिए। तो केरल के गवर्नर हैं, उन्होंने स्टेट कैबिनेट का जो रिक्वेस्ट था उसको टर्न डाउन कर दिया, उसको ठुकरा दिया। वो रिक्वेस्ट क्या था, टू समन अ स्पेशल सिटिंग ऑफ द असेंबली टू डिबेट द न्यू 3 सेंट्रल फार्म लॉज। तो 3 किसान बिल लाया गया है, 3 कृषि बिल लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और उस पर चर्चा करने के लिए असेंबली ने एक स्पेशल सिटिंग समन करने के लिए कहा था, कैबिनेट ने कहा था, स्टेट कैबिनेट ने कहा था, रिक्वेस्ट किया था केरल के गवर्नर से, और केरल के गवर्नर ने इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। अब देखते हैं कि ये कितना वैलिड है। आर्टिकल 174 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखें, सेज दैट द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस फॉर ईच हाउस or each house of the legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit, ठीक है। तो आर्टिकल 174 गवर्नर को ये पावर देता है, गवर्नर को ये मैंडेट देता है कि वो टाइम टू टाइम
हाउस को समन करे और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैंडेट या फिर पावर मिल जाता है 174 के कारण कि एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। तो आर्टिकल 174 अगर पढ़ते हैं तो लगता है जैसे कि गवर्नर के पास बहुत पावर है। गवर्नर चाहे तो फिर वो कह दे कि टाइम अभी फिट नहीं है, मुझे लगता है कि टाइम अभी फिट नहीं है, मैं नहीं बुलाऊंगा। तो फिर हो सकता है कि आर्टिकल 74 इसको अलाउ करता हो। लेकिन फिर और भी क्या क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी देख लो। द प्रोविजन ऑल्सो पुट्स ऑन द गवर्नर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द हाउस इज समॉन्ड एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ। तो यहाँ देखो दोनों बातें हैं। एक तरफ तो वो गवर्नर को ये पावर दे रहा है, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि एक ऐसे टाइम पर आपको बुलाना है, एक ऐसे जगह पर आपको बुलाना है जो आपको फिट लगता हो। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर के ऊपर एक प्रेशर भी है कि चाहे जो भी हो जाए, हर 6 महीने में एवरी 6 मंथ हर 6 महीने में एटलीस्ट वंस तो आपको समॉन करना ही चाहिए। कम से कम एक बार तो आपको ये सभा बुलाना ही है, ये असेंबली ऑर्गेनाइज करना ही है, समॉन करना ही है 6 महीने में कम से कम एक बार। अब आइए आर्टिकल 163 भी देख लेते हैं। ऑल्दो इट इज़ द गवर्नर्स प्रेरोगेटिव to summon the house according to article 163, governor is required to act on the aid and advice of the cabinet। so अब यहाँ पर पेच फंस जाता है। देखो अगर प्रीवियस स्लाइड की बात करें, आर्टिकल 174 की बात करें, तो गवर्नर को ऐसा है कि गवर्नर सोचेगा कि कहाँ पर जगह और समय ठीक है, उसी समय वो बुलाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आर्टिकल 163 क्या कहता है कि गवर्नर को एक्ट करना चाहिए एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, जो भी स्टेट कैबिनेट है, ठीक है ना, उसके एड एंड एडवाइस पर काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रेसिडेंट जो होता है सेंट्रल में, ठीक है ना, सेंटर में कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो फिर वो किसके एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, वो काम करते हैं जो सेंट्रल कैबिनेट होता है उसके एड एंड एडवाइस पर। अगर सेंट्रल कैबिनेट उनको कुछ देता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप ऐसा सामान कीजिए, तो वो एक बार सिर्फ वो रिवीजन के लिए लौटा सकते हैं कि आप एक बार रिवाइज कीजिए। लेकिन अगेन जब वो देगा उसे कि नहीं हम तय कर लिए कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, तो प्रेसिडेंट को वो करना पड़ता है। दिस इज द होल थिंग। तो गवर्नर समन्स द हाउस अंडर आर्टिकल 174। दिस इज नॉट ऑफ हिज और हर ओन विल बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो वहाँ पर जो एक बात आई थी कि एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि फुल्ली वो बात नहीं है, वो क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता है, वो खुद के विल पर ऐसा नहीं करेंगे, बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट वो ऐसा करेंगे। अब ये सेंटेंस कहाँ से आ गया भाई, ये सेंटेंस आया है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से। ठीक है, इसके अलावा एक और बात जान लो कि यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आया है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है और गवर्नर को ये लगता है या फिर गवर्नर ने ये देख लिया है कि मेजोरिटी जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है, अगर ये बात प्रूव हो चुका है किसी भी तरह से, तो फिर वो जो गवर्नर है वो कैबिनेट के साथ एड एंड एडवाइस पर काम करने को फोर्स नहीं है। ठीक है, तब गवर्नर को ये जरूरी नहीं है कि वो कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पर काम करे। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है तो फिर गवर्नर अपना मन का कर सकता है। द एक्शंस ऑफ द गवर्नर व्हेन यूजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। और एक बात याद रखना, गवर्नर का जो अपना डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी पावर एब्सोल्यूट नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर एब्सोल्यूट नहीं है कि गवर्नर को मिल गया तो मिल गया, अब गवर्नर जो चाहे करे, ऐसा कुछ एब्सोल्यूट नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर। इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। इस गवर्नर के इस पावर को कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है कि आपने किस आधार पर डिस्क्रिशन दिया था। ठीक है, तो जब भी तुम्हें कोई कहे कि
जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, तो फिर बैंक वाले ने मुझे कहा था कि इट इज़ नॉट योर राइट, इट इज़ आवर डिस्क्रिप्शन दैट आई कैन गिव यू लोन और नॉट। तो फिर मैंने उसे कहा था कि एनी डिस्क्रिप्शन कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। हालांकि मैंने गलत कहा था, लेकिन मैक्सिमम केस में देखो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, कुछ पावर्स दिया जाता है किसी पोस्ट को, लेकिन मैक्सिमम केस में उसके डिस्क्रिशनरी पावर चैलेंजेबल होते हैं कोर्ट में। इस बात को याद रखना, नहीं तो कोई भी तुम्हें उल्लू बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट्स 2016 रूलिंग रिलेटेड टू गवर्नर्स रूल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स 2016 रूलिंग रिलेटेड टू गवर्नर्स रूल। और इसी बारे में अभी बात कर रहा था मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, क्या कहा है, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउस। ठीक है, इतने सारे सर्कमस्टांसेस फुलफिल होना चाहिए। क्या क्या फुलफिल होना चाहिए, देखो सबसे पहली बात, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए उस स्टेट का, मेजोरिटी में होना चाहिए हाउस में, और अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, पावर वेस्टेड विद द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 174 टू समन प्रोरोग और डिजॉल्व द हाउस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड in consonance with the aid and advice of the chief minister and his council of ministers। तो अभी तुरंत मैंने कहा था ना, तो एक जो लाइन आपको मैंने दिखाया था, तो मैंने कहा था ना कि ये सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस है। तो ये मैंने अभी तुरंत इस बारे में बता दिया है कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलो अब फिर से दिखा देता हूँ कि वो जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का कब आया था, 2016 में आया था, है ना, 2016 में आया था। चलो देखो अब आगे, तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, चीफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी हो हाउस में, तो फिर गवर्नर को किसके एड एंड एडवाइस में काम करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर काम करना है। दिस इज द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2016। गवर्नर्स रोल इन कॉलिंग एन असेंबली सेशन। अब चलो आगे देखो, अब गवर्नर के कुछ फैक्ट्स देख लो कि गवर्नर क्यों जरूरी है, गवर्नर क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे कहाँ जगह दिया गया है। तो देखो, गवर्नर्स अपॉइंटमेंट, हिज पावर एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज बीन डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें कि आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 के बीच में गवर्नर के सारे पावर फंक्शन सब कुछ गवर्नर का इन्हीं 9 आर्टिकल्स में डिफाइन कर दिया गया है। 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। एक आदमी को 2 या उससे अधिक स्टेट्स के लिए गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। द रोल ऑफ गवर्नर इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सिमिलर यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है ना, क्वाइट सिमिलर, कुछ समानता है, बिल्कुल वही नहीं है, कुछ समानताएं हैं। द गवर्नर परफॉर्म्स द सेम ड्यूटीज एज द प्रेसिडेंट बट फॉर द स्टेट। The governor stands as executive head of a state and the working remains the same as of the office of president of India। ठीक है, it is stated that governor has a dual role। He is the constitutional head of the state bound by the advice of his council of ministers। He function as a vital link between union government and the state government। तो 2 रोल हो जाता है। एक तो ये है कि गवर्नर जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसी भी स्टेट का, और दूसरा जो रोल होता है वो ये होता है कि वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है गवर्नर बनने का, तो 157 एंड आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देख लेना अच्छे से, आपको गवर्नर बनना हो तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लेना, देख लेना। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। टर्म क्या है वो भी देख लेना अच्छे से। डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, डिसमिसल ऑफ ए मिनिस्ट्री, एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब वो देख लेता है कि कोई भी मेजोरिटी में नहीं आ सकता है स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करना मुश्किल है, तो आर्टिकल 356 लगाने के लिए वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है। रिजर्वेशन ऑफ ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई बिल स्टेट में आया है और गवर्नर का ये एक बहुत ही बड़ा डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इस बिल को रिजर्व करके अपने पास रख सकता है। जब फाइनली जैसे कोई भी बिल पास होता है तो जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं जैसे प्रेसिडेंट हैं, अगर सेंट्रल की बात करें तो प्रेसिडेंट का लास्ट में एक सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ प्रेसिडेंट का ज़्यादा नहीं चलता है।
प्रेसिडेंट एक बार रिवीजन के लिए भेज सकते हैं, 2 बार भेज सकते हैं, लेकिन फाइनली तो उनको अप्रूव करना ही है अगर दोनों हाउस ने कर दिया है तो। सेम टाइम गवर्नर के भी पास ये पावर है कि अगर उसे लगता है, उसकी जब वहाँ पर सहमति के लिए वो पेपर जाता है सदन में पास होने के बाद, तो फिर वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को अपने पास रख सकते हैं, मतलब मामला लटका सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द गवर्नर समन्स प्रोडक्ट्स एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 174। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बातें बहुत सारी हो गई हैं। इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक पर लेकर चलते हैं आपको, इनर लाइन परमिट इन मणिपुर। तो हाल ही में बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना हुआ है हमारे इंडियन पॉलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखो तो मणिपुर को मिला है ILP स्टेटस। ठीक है, तो क्या है ये पूरा मामला, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा तभी से, सॉरी फॉर दैट। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो ये देखो कि इनर लाइन परमिट होता क्या है। ठीक है, मणिपुर को मिला है ये 11 दिसंबर को, तो उस दिन के सेशन में ये मैंने पढ़ा दिया था। ये बात और है कि वो सेशन मैंने अपलोड नहीं किया था। ठीक है, तो 11 दिसंबर के दिन ये मणिपुर को डिजिग्नेट किया गया था कि मणिपुर भी अब इनर लाइन परमिट के अंडर आएगा। अब ये इनर लाइन परमिट क्या होता है उसको देखो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू लिव एंड वर्क इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखो, ठीक है ना, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 अगर देखो तो फ्रीडम है हर सिटीजन को कि वो इंडिया के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है, वर्क कर सकता है, किसी भी स्टेट में, कंट्री के किसी भी स्टेट में वो जाकर अच्छे से वर्क कर सकता है, रह सकता है। बट एंट्री टू सर्टेन स्टेट्स विद अ प्रोटेक्टेड स्टेटस रिक्वायर्स ऑथोराइजेशन बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां आप अगर जाना चाहें एक सिंपल सिटीजन के नाते, तो फिर आपको पहले उस स्टेट गवर्नमेंट से, जिस स्टेट में आप घुसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना होगा, ऑथोराइजेशन लेना होगा। ठीक है, कुछ वैसे प्रोटेक्टेड स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में। एक तो कश्मीर था जहाँ पर इस तरह का प्रोटेक्शन आर्टिकल 370 उसको देता था, जम्मू एंड कश्मीर को, जिसको कि पिछले साल टर्मिनेट कर दिया गया आर्टिकल 370 को। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट हैं, बिकॉज वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल बसावट, ट्राइबल हैबिटेट बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, क्योंकि वो जो आम सिटीजन है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं खुद को। दैट्स वाई एक उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए ये ILP का कॉन्सेप्ट लाया गया, इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट लाया गया। और यही इनर लाइन परमिट जो होता है एक पेपर होता है, यानी कि एक ऑथराइजेशन होता है जो आपको दिया जाता है उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ आप मेरे स्टेट के भीतर आ सकते हैं। ठीक है, वो पेपर अगर आपके पास नहीं होगा तो वहाँ बॉर्डर पर आपको रोक दिया जाएगा। दैट इज स्पेशल परमिशंस आर रिक्वायर्ड टू विजिट दीज एरियाज, इम्प्लीमेंटेड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR 1873। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग लागू किया गया था शुरू में, तो BEFR 1873। ठीक है, तो ये लाया क्यों गया था, ये ब्रिटेन ने लाया था अपने इंटरेस्ट के लिए। अब सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर कि फॉरेस्ट रिसोर्सेस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेस है। कहाँ पर, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ब्रिटेन ये चाहता था कि जो सेंट्रल इंडिया के मर्चेंट्स या सेंट्रल इंडिया के बिजनेसमैन डायरेक्ट जाकर वहाँ पर ट्रेड ना करे, केवल ब्रिटेन वहाँ जाकर उनके साथ ट्रेड करे, उनको गुलामों की तरह खटाए, वर्क कराए और वहाँ से ज़्यादा मुनाफा कमाकर वो ले जाए। इसलिए इंडिया को कट किया था उसने उन एरियाज से। इसके लिए वो BEFR 1873 लागू किया था। अ परमिट ऑथोराइजिंग एन इंडियन सिटीजन टू एंटर अ प्रोटेक्टेड एरिया इज रिफर्ड टू एज इनर लाइन परमिट। ठीक है, एज इट ग्रांट्स entry to areas lying between the international boundary and the so called inner line of the country। ठीक है, तो अब देखो आगे कि क्या इसमें आगे और बातें हैं। द एक्ट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा टू प्रोटेक्ट द क्राउन्स ओन कमर्शियल इंटरेस्ट बाय प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद इन दीज रीजन्स। याद रखना,
इंडियंस को कहा जाता था ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। इंडियंस को क्या कहा जाता था ब्रिटिश के द्वारा? ब्रिटिश सब्जेक्ट। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात थी कि हमें इंडियंस नहीं कहा जाता था, हमें कहा जाता था वी आर द जस्ट ब्रिटिश सब्जेक्ट। बाद में जब हम लोग आज़ाद हुए तो इसी ब्रिटिश सब्जेक्ट को हटाकर हमने कह दिया था इंडियन। ठीक है, हम ब्रिटिश सब्जेक्ट तब नहीं थे, हम तो ब्रिटिश से अलग हो चुके थे, आज़ाद हो चुके थे। इन 1950 इंडियन गवर्नमेंट रिप्लेस्ड ब्रिटिश सब्जेक्ट्स विद सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द रेगुलेशन ऑफ 1873 द ILP वाज ओनली एप्लीकेबल टू 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। केवल 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ILP था, वो था मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। किसके किसके लिए था? मिजोरम, एक बार लिखो मेरे साथ, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंड नागालैंड। हैंडराइटिंग खराब है फिर भी लिखो, नो प्रॉब्लम। याद रखना बहुत जरूरी है, याद अगर हो गया तो फिर एग्जाम में अच्छे से लिख कर आना है, ऑप्शन को अच्छा टिक करके आना है। याद नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा। ऑन 11 दिसंबर 2020 प्रेसिडेंट साइंड द ऑर्डर्स extending ILP to Manipur, which became the 4th state where ILP regime is applicable। सॉरी, ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सौगात मिला है मणिपुर को। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पीपल ऑफ मणिपुर कि उनका जो अपना कल्चर है, मणिपुरी कल्चर है, शायद अब वो ज़्यादा प्रिजर्व होकर रहेगा, बाहर से कोई भी अब उसके भीतर नहीं जा सकता है, उनको ILP स्टेटस अब दे दिया गया है। दिस वाज डन ऑन 11 दिसंबर 2020। अब जो 4 स्टेट हैं जहां पर ILP रिक्वायर्ड है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ यह आ जाता है कि क्या इन चारों के अलावा भी किसी के पास ILP है? यस है। ILP वाज इम्प्लीमेंटेड अगेन इन लेह इन 2017। सबसे पहली बात तो ये कि लेह के भी पास ILP का स्टेटस था। लेह के अंदर भी जाने के लिए आपको वहाँ के गवर्नमेंट से एक परमिशन होने की ज़रूरत थी, लेकिन 2014 में उसे वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। द रिक्वायरमेंट वाज एबोलिश्ड इन 1 मई फ्रॉम 1 मई 2014, बट 2017 में इसे फिर से लागू कर दिया गया है और लेह में आज अगर आप जाएंगे तो आपको ILP की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देर आर ऑल्सो ऑनगोइंग डिमांड्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ILP इन मेघालय, आसाम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू रेगुलेट एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इनटू द स्टेट। तो एक डिमांड अभी और भी उठ रहा है कि जो कुछ स्टेट्स हैं, मेघालय, आसाम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो इन सबको भी ILP स्टेटस दे दिया जाए। अब ये कितना सही है क्या गलत है, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा तो फिर से हम आएंगे ही, मिलेंगे ही, कोई बात नहीं है। अब देखो ये जो ILP स्टेटस है, इनर लाइन परमिट, ये भी बड़ा गजब का चीज़ हो गया कि जो बॉर्डर आप बाद में क्रॉस करेंगे, पहले बॉर्डर के अंदर का जो इनर लाइन है उसको क्रॉस करने के लिए एक परमिट आप अपने पास लाइए, एक पेपर लाइए। इसे क्रॉस करने का आपके पास पहले परमिट होना चाहिए, इसके बाद फिर आप तब बॉर्डर क्रॉस करके इधर म्यांमार में जाइएगा। ठीक है ना, तो पहले इनर लाइन पास कीजिए, तब फिर म्यांमार जाइएगा, मेन बॉर्डर पर पहुंच पाइएगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनर लाइन परमिट। ये भारत का अपना इनर लाइन है। ठीक है, आप यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ के इस पार आना है तो फिर एक पहला इनर लाइन परमिट चाहिए, तब फिर बाद में म्यांमार से वीज़ा लेकर इस बॉर्डर को क्रॉस करके उस पार जाना। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। मेरे ख्याल से इस टॉपिक में बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मणिपुर के बारे में थोड़ा जान लो कि मणिपुर का मर्जर इंडिया के साथ कैसे हुआ था। ये भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत कुछ जानने को लाता है। करंट अफेयर्स अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हमारा हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटता है, इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक अच्छे से सीख जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सीखना कि क्या है ये मर्जर ऑफ मणिपुर विथ इंडिया। बिफोर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के पहले पीसफुल नेगोशिएशंस के साथ रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या व्हाट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? द पेपर ऑन विच द किंग्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स साइंड एंड एक्सीडेड देयर टेरिटोरी इनटू इंडिया। ठीक है, एक ऐसा पेपर जिसपे प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं ने साइन किया और अपने राज्य को भारत में विलय कर दिया, उसी पेपर को कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विच मीन्ट दैट देयर स्टेट एग्रीड टू बिकम ए पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। उस पेपर पर किसी राजा ने अगर साइन कर दिया तो इसका मतलब होता था कि उसका स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधा चंद्र सिंह
signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained। तो हर राजा का यही कहानी था। कोई भी राजा देखो, पीपल ने अपना प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट किया, फ्रीडम पाया, पीपल ने पाया। अब जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने एक पीपड़ी बजा दिया कि नहीं, यहाँ का राजा डिसाइड करेगा कि वो राज्य का क्या होगा। अब राजा को डर भी लग रहा है कि अगर वो राजगद्दी पर फिर से बैठा तो लोग दौड़ा दौड़ा कर मार देंगे उसे, जैसे त्रावणकोर में मारा था। त्रावणकोर के राजा को थोड़ा ज़्यादा लालच था, तो जैसे ही बोला कि अब मैं राजा बनूंगा तो लोगों ने कहा हमने मूवमेंट करके आज़ादी लिया है, तुम राजा बनोगे, चलो देखो अभी। बढ़िया से उसको पीटा गया। तो राजा को डर भी लग रहा था कि लोग मुझे मार देंगे, और साथ साथ वो डेमोक्रेसी भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि लोगों से वो बच भी जाएं, लेकिन वो लोगों को उल्लू भी बनाना चाहते थे। क्यों? वो ये चाहते थे कि इंटरनल ऑटोनॉमी बरकरार रहे और वो भारत के डेमोक्रेसी में भी शामिल हो जाए। दैट मीन्स नाम का डेमोक्रेसी हो और सब कुछ उनके मर्जी का हो, ये उनकी एक ख्वाहिश थी। लेकिन हमारे यहाँ पर एक बहुत ही गजब के पर्सनालिटी हुए थे, जिसको हम लोग आयरन मैन कहते हैं। उनका नाम जल्दी से कमेंट थ्रेड में लिख दो कि आयरन मैन हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आयरन मैन बहुत ही ज़्यादा चालाक और होशियार भी थे। आयरन मैन तो थे ही। उन्होंने कहा कि ठीक है बाबू, तुमको जो चाहिए तुम पहले साइन तो करो, उसके बाद बताते हैं तुमको। तो फिर ये एश्योरेंस वो दे देते थे कि हाँ 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 सब कुछ मिलेगा, इंटरनल एटोनॉमी मिलेगा, आप राजा बने रहेंगे, आपको प्राइवेट पर्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस आप पहले इंडिया में शामिल तो होइए। तो इंडिया में एक बार वो शामिल हो जाते थे। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ भारत में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहाँ हुआ था? आज़ाद भारत में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहाँ हुआ था? द आंसर इज मणिपुर। कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। बिकॉज ऑल ओवर इंडिया में तो हम सबको पता है कि 1952 के मार्च में हुआ था। 51 में होना था, लेकिन 1952 का मार्च लग ही गया था रिजल्ट आते आते, तो 1952 इलेक्शन हम मानते हैं। लेकिन मणिपुर में पब्लिक ओपिनियन इतना स्ट्रांग था कि महाराजा को जून 1948 में इलेक्शन कराना पड़ा और स्टेट बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है। मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। The government of India succeeded in pressuring the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949। यही ट्रिक था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। चलो मैंने नाम भी बता दिया, पूछा तो आपसे था। यही ट्रिक था सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि पहले जो वो राजा था उसको बोला कि तुम पहले शामिल तो हो जाओ, उसके बाद जब शामिल हो गया तो प्रेशराइज करके, प्रेशरिंग द महाराजा साइनिंग ए मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। तो भारत में उस राज्य का मर्जर का भी एग्रीमेंट साइन करा लिया। सो बिग हैंड्स फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार ताली बजा दो उनके लिए। चलो आगे बढ़ो। विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। तो आप सबको पता है कि 1949 में इलेक्शन हो गया था, 48 में, 1949 में एक असेंबली भी बन चुका था वहाँ पर। लेकिन 1949 में महाराजा ने साइन कर दिया मर्जर एग्रीमेंट पर, और वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली से किसी तरह का कंसेंट उन्होंने नहीं लिया। ऑन 21 जनवरी 1972। अच्छा एक बात, कोई कह सकता है ना कि सर ऐसा नहीं किया तो कोई दिक्कत? उसने असेंबली से अपना कोई भी एसेंट नहीं लिया, सीधे वो मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कर दिए, कोई दिक्कत होगा उससे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। मोनार्की समझते हो? भले ही कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन हेड तो उसका मोनार्की था। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन। मणिपुर along with मेघालय एंड त्रिपुरा बिकम full-fledged states under the North Eastern Region Reorganization Act 1971। तो 1971 में जाकर के मणिपुर 1971 के इस एक्ट के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 21 जनवरी 1972 के दिन मणिपुर एक राज्य बनता है। मणिपुर के साथ और कौन कौन राज्य बनते हैं? मेघालय एंड त्रिपुरा, ये सब फुल फ्लेजेड स्टेट्स बनते हैं। अदरवाइज 1949 से लेकर के 1972 तक, ठीक है, 1972 तक ये एक यूटी था। 1949 से लेकर के 1972 तक ये क्या था? एक यूटी था। आई होप ऑल यू गाइज हैव गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसमें बहुत कुछ हमने सीख लिया है। नैनो टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का।
इसलिए इसमें होने वाले किसी भी डेवलपमेंट को हमें जाने नहीं देना चाहिए, एक बार उस पर नज़र तो डालना ही चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी और नैनोटेक इज द टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर ऑन एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सुप्रामोलिकुलर स्केल्स। आप सबको पता है कि नैनोमीटर का मतलब क्या होता है। देखो, मीटर का बहुत सारा डेसिमल स्केल होता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, जो भी होता हो, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर और नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। इतना छोटा, इतना छोटा लेवल पर तो सिर्फ एटॉमिक या मोलिकुलर होता है, पार्टिकल्स, एटॉमिक या मोलिकुलर पार्टिकल्स ही होता है। उस लेवल पर जाकर के अगर हम किसी तरह का मैनिपुलेशन करते हैं किसी मैटर में अपने फायदे के लिए, और उस मैटर से अपने लिए कुछ भी अगर करवा पाते हैं, सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो साइंस आज इतना आगे चला गया है कि हम 10⁻⁹ मीटर के स्केल में जाकर वर्क करते हैं, और वर्क ही नहीं करते हैं, उसको अपने इंटरेस्ट में, मेडिकल इंटरेस्ट में उसको यूज भी कर पाते हैं। दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। दिस इंक्लूड्स पार्टिकल ऑफ ए स्केल ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर्स। ठीक है, इसमें 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच का पार्टिकल्स को हम लोग कैलकुलेट ऑपरेट कर पाते हैं, एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, उससे कुछ बना पाते हैं। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हैज क्रिएटेड अ नैनो मिसाइल that can be used for effective drug delivery to treat various cancers including breast cancer, colon and lung cancer। ठीक है, तो एक नैनो मिसाइल का आविष्कार किया है साइंटिस्ट ने, बनाया है साइंटिस्ट ने, जिसके द्वारा कैंसर का इलाज किया जा सकता है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? देखो, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी आपके लिए ले आया हूँ। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो प्लीज़ मुझे समझा देना कि एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स assemble themselves to create a globular structure that is only around 5 to 100 nanometer in diameter। ठीक है, तो जब एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को असेंबल करके एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं that is around 5 to 100 nanometer in diameter। Different agents are used to create nanomissiles, however they are usually made through surfactant molecules that may be non-ionic, ionic and cationic detergents। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ड्रग्स ऑपरेट कैसे करता है कैंसर के खिलाफ, इसको अच्छे से समझो। दे आर एम्फीफिलिक, दैट इज हैव अ हाइड्रोफिलिक आउटर सेल एंड ए हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। द डुअल प्रॉपर्टी मेक्स देम अ परफेक्ट कैरियर फॉर डिलीवरिंग ड्रग मोलिक्यूल्स। जो उनका आउटर शेल होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वो मिसाइल को वाटर सोल्यूबल बना देता है। वो इजीली वाटर में घुल करके जहाँ तक पहुँचना होता है, बॉडी के जिस भी क्षेत्र में पहुँचना होता है वो पहुँचते हैं। दैट अलाउज फॉर इंट्रावेनस डिलीवरी while the hydrophobic core carries a payload of drug for therapy। तो देखो, आउटर कोर जो है उसका, आउटर कोर में क्या होता है, तो हाइड्रोफिलिक आउटर सेल होता है, जिसमें कि जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, ये कहीं भी घुलकर जा सकता है, और ये सब नैनो स्केल पे हो रहा है। ठीक है ना, और भीतर जो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर है, इसमें ड्रग्स होता है, वो वाटर में नहीं घुलता है। तो जहाँ तक भी जो भी कैंसर सेल तक हमें ड्रग्स पहुंचाना है, वहां तक ये बहुत इजीली पहुंच जाता है। ठीक है, वाटर में घुल करके। ओके, वंस इंजेक्टेड इंट्रावेनसली these nanomissiles can easily escape the circulation and enter the tumors where the blood vessels are found to be leaky। ठीक है, these leaky blood vessels are absent in the healthy organs। the goal of cancer therapy is destroying the cancer cells without harming healthy cells of the body। तो फिर कहा जाता है कि ये जो भी नैनो मिसाइल्स हैं, ये इजीली ब्लड सर्कुलेशन में जाते हुए उन ट्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं, और जो भी सेल कैंसर सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी। तो देखो, इसमें ज़्यादा कुछ मुझे तो समझ में नहीं आया, बट आप बस इतना जान लो कि हमारे लिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि ये जो नैनो मिसाइल्स है, इसका काम है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना विदाउट हार्मिंग द हेल्दी सेल्स। नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन NSTM was launched in 2007, an umbrella program that aims to promote research and development in nanotechnology।
तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है टू प्रमोट नैनो टेक्नोलॉजी। द ऑब्जेक्टिव इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू सपोर्ट द रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। सॉरी, कभी कभी मेरा थोड़ा फिसल जाता है जुबान। ओके, and the second initiative, Nano Science and Technology Initiative NSTI, it was set up by the Department of Science and Technology DST in 2001। ठीक है, तो पहला था नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन, 2007 में इसे लॉन्च किया गया था। और ये दूसरा क्या है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, तो ये 2001 में शुरू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। रिसर्च एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू नैनो मटेरियल्स इंक्लूडिंग ड्रग्स, ड्रग डिलीवरी, जीन टारगेटिंग एंड डीएनए चिप्स। ठीक है, मैं भी डिजिटल ड्राइव फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम लाया गया है, मैं भी डिजिटल ड्राइव फॉर स्ट्रीट वेंडर्स वेलफेयर स्कीम, ई गवर्नेंस, एम्प्लॉयमेंट में आप इसे ले सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज गोइंग टू लॉन्च मैं भी डिजिटल मी टू डिजिटल ड्राइव फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स टू इनेबल देम टू एक्सेप्ट एंड मेक पेमेंट्स डिजिटली। तो कोई भी जो स्ट्रीट वेंडर है वो डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट कर सके और वो पे कर सके या फिर डिजिटली एक्सेप्ट भी कर सके पेमेंट को, इसके लिए ये लाया गया है स्कीम मैं भी डिजिटल। द ड्राइव हैज़ बीन इनकरेज्ड बाय द सक्सेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PMSVA निधि स्कीम। देखो, ऐसा है कि कोविड लॉकडाउन हुआ था तो फिर स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ था इसमें, तो फिर उनको माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया गया था इस योजना के तहत। जून 2020 में उन्हें माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध कराया गया था 10,000 रुपया का। ठीक है, बिटवीन 4 जनवरी टू 22 जनवरी 21 ओवर 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस द कंट्री हु हैव अवेल्ड द ₹10,000 लोन विल बी ट्रेंड यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, जिन स्ट्रीट वेंडर्स ने 10,000 का लोन लिया था उन सबको ट्रेंड किया जाएगा डिजिटल पेमेंट्स के लिए। इट इज अ स्कीम ऑफ द MOHUA लॉन्च्ड इन जून 2020 which entitles the street vendors to ₹10,000 interest free loan as working capital to restart their businesses. Data shows only 20% of the beneficiaries are digitally enabled. ठीक है, प्रधानमंत्री हैज लॉन्च द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMGAY social endeavor for health and telemedicine via video conferencing to extend health insurance coverage to all residents of Jammu and Kashmir। I'm sorry, एक स्लाइड छूट गया है। आयुष्मान भारत PMGAY सेहत जम्मू एंड कश्मीर, तो हम सबको पता है कि ये जो आयुष्मान भारत है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया है आयुष्मान भारत PMJAY सेहत जम्मू एंड कश्मीर, और अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो जाएगा इस नए नाम से, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन सेहत स्कीम वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू एक्सटेंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, स्कीम प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर्स। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कवर अप टू ₹5 लाख पर फैमिली ऑन ए फ्लोटर बेसिस। ऑन ए फ्लोटर बेसिस का क्या मतलब है? इट कैन बी यूज्ड बाय वन और ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, चाहे तो किसी एक मेंबर के लिए ये हो सकता है या फिर पूरे फैमिली के लिए भी हो सकता है। पूरे फैमिली में किसी को भी अगर 5 लाख का वैसा ज़रूरी पड़ता है कि 5 लाख का इलाज में खर्च आ रहा है सेकेंडरी या टर्शियरी ट्रीटमेंट में, तो फिर 5 लाख का वो ले सकते हैं। 5 लाख का इंश्योरेंस गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा। फुल कवरेज टू रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। About 6 lakh families of the UT are getting the benefit of the Ayushman Bharat scheme. After the health plan, all 21 lakh families will get the same benefit. ठीक है, तो ये सेहत जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए लागू हुआ है, इसके बाद वहाँ के 21 लाख फैमिली को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि पहले जो 6 लाख फैमिलीज था सिर्फ उसी को आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ मिल रहा था। ट्रीटमेंट विल not be limited to government and private hospitals in Jammu and Kashmir only. Rather, various hospitals are connected under the scheme in the country. तो ये केवल जम्मू एंड कश्मीर के हॉस्पिटल्स तक ही लिमिटेड नहीं है,
ये हमारे कंट्री के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और इंश्योरेंस को अवेल कर सकते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज includes the full spectrum of essential quality health services, health promotion to prevention, treatment, rehabilitation and palliative care। तो आयुष्मान भारत पीएम जय योजना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस assurance scheme, fully financed by the government, provides a cover of rupees 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization across public and private impaneled hospitals in India। तो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर पब्लिक हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी 5 लाख तक का सेकेंडरी या टर्शियरी केयर का इंश्योरेंस इस योजना के तहत प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लो, अच्छा लगेगा सुन करके, कि हिंदुस्तान टाइम्स का है, इंडिया टू बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025, 3rd लार्जेस्ट बाय 2030। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2019 में इंडिया 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था, यूके को ओवरटेक किया था। ठीक है। इंडिया ओवरटेकन यूके इन 2019, बट कोविड के कारण कोविड-19 आ गया, आप सबको पता है। और इसके बाद क्या हुआ कि यूके ने फिर से ओवरटेक कर लिया इंडिया को, और वो यूके आ गया है 5th पर और इंडिया आ गया है 6th पोजीशन पर। और अब फिर से इंडिया कब आएगा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कब बनेगा? 2025 में। तो इस कोविड ने हमारा क्या बिगाड़ा, आपको समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना, हिंदुस्तान टाइम्स से एक स्क्रीनशॉट आपके लिए। ठीक है। ई संपदा, गवर्नमेंट लॉन्चेज न्यू वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप ऑन गुड गवर्नेंस डे। तो गुड गवर्नेंस डे के ऊपर जो मेरा प्रीवियस सेशन है उसको अच्छे से देख लेना, तो मिल जाएगा आपको गुड गवर्नेंस डे के बारे में बहुत कुछ। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन December 25, 2020 launched a new web portal and mobile app e-Sampada to boost transparency and accountability while ensuring ease of living for the citizens of India। ठीक है, तो ease of doing business। ठीक है। e-Sampada aims to provide one nation one system। The 4 websites eawas.nic.in, grpa.nic.in, holidayhomes.nic.in and statesgovernment.in, and the 2 mobile apps M Awas and M Ashoka 5 of the Directorate of States have been integrated into one, paving the way for all the services of the same platform। तो इसको आप एक बार देख लेना ठीक से, ई संपदा क्या है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं जो अभी तुरंत एक न्यूज आया था कि इंडिया जो है वो 2025 में आएगा कहाँ पर, 5th पोजीशन पर आएगा। अभी हम कहाँ चले गए हैं, 6th पोजीशन पर। 2019 में हमने क्या किया था, 2019 में हमने 5th पोजीशन पर ब्रिटेन को ओवरटेक किया था। तो इंडिया का एक स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, इंडिया का पॉपुलेशन अभी इतना है, जीडीपी 2.6 ट्रिलियन पर है, और पीपीपी मेजर पर देखें तो 8.7 ट्रिलियन है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जीडीपी पर कैपिटा रैंक, ओके। अब देखो एक सैड न्यूज है, जाते जाते सैड न्यूज हो गया, चलो ठीक है। एमिनेंट डांस स्कॉलर एंड क्रिटिक सुनील कोठारी पासेस अवे एट 87। ओके, ये हैं सुनील कोठारी, एमिनेंट डांसर स्कॉलर। ठीक है। KVIC brings alive 1000 years old Mopa handmade paper industry in Tawang to revive the heritage art, a historic feat for Northeast। तो मोपा हैंडमेड पेपर कहाँ पाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। बस इतना भी आप याद रखो, तो मैचिंग का जो क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आता है या नहीं। तो मोपा हैंडमेड पेपर कहाँ पाया गया है, अभी जो 1000 ईयर्स ओल्ड पेपर था वो कहाँ पाया गया है, तो मोपा हैंडमेड पेपर पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगर इतना भी याद रहता है तो हमारा काम बन जाता है। ये देखो पेपर बनाते हुए कुछ लोग हैं, और KVIC ने फ्राइडे के दिन एक मोपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री
तवांग में इस्टेब्लिश भी किया है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पहले से होना था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, ये सब मैंने PIB के वेबसाइट से लाया था। आर्कियोलॉजिस्ट्स अनकवर एंशियंट स्ट्रीट फूड शॉप इन पोम्पेई। पोम्पेई इटली में है और एक ज़माने में रोमन साम्राज्य का बहुत ही बड़ा, बहुत ही हिस्टोरिक साइट रहा है अपने आप में। तो ये एक स्ट्रीट फूड वेंडर का अपना देख लो दुकान, क्या ज़बरदस्त दुकान है ना। दिस इज पोम्पेई, एन एंशियंट सिटी लोकेटेड इन व्हाट इज नाउ द कॉम ऑफ पोम्पेई नियर नेपल्स इन कैम्पेनिया रीजन ऑफ इटली। तो इटली में है। बस बेसिकली इतना भी जान लो तो आपका काम बन जाएगा। ये जो रेड डॉट दिखा रहा हूँ मैं, यही है। ओके, आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। और इसी के साथ ऑन दिस नोट वी कंक्लूड आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।